हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में कि एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी क्या होती है, इस प्रोसीजर को कैसे किया जाता है, कौन इसके आइडियल कैंडिडेट है और यूजुअली एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी में पेशेंट किस तरह से हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, जब भी हम एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एक्सिलरी ब्रेस्ट एक एक्स्ट्रा टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट होता है जो कि नॉर्मली आर्मपिट या एक्सिलरी रीजन के अंदर पाया जाता है, जो कि उसकी अब नॉर्मल पोजीशन नहीं है। नॉर्मल पोजीशन के अलावा जो भी अब नॉर्मल पोजीशन होती है उसमें सबसे कॉमनेस्ट जो है वो एक्सिलरी या आर्मपिट रीजन होता है, जिसमें वो ब्रेस्ट टिश्यू पाया जाता है। इसी कंडीशन को एक्सिलरी ब्रेस्ट कहते हैं। अब क्योंकि एक्सिलरी ब्रेस्ट एक नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू है जो कि एक एबनॉर्मल पोजीशन में है, तो ये जो मास या जो ये टिश्यू है वो ब्रेस्ट टिश्यू की तरह ही बिहेव करता है। अब एक्सिलरी ब्रेस्ट में जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो इस तरह से आते हैं कि वो उनको एक लंपी या एक मास की फीलिंग जैसी उनको फील होती है उनके आर्मपिट एरिया में, स्पेशली जब वो अपनी आर्म्स को हैंग करके रखते हैं, नीचे की तरफ रखते हैं। दूसरा, साथ ही साथ उनको एक डिस्कम्फर्ट या इरिटेशन की फीलिंग भी होती है आर्मपिट रीजन के अंदर। वो अपनी डिजायर्ड स्लीवलेस क्लोथ की चॉइसिंग में उनको बहुत डिफिकल्टी आती है। साथ ही साथ उनको उस लंप के कारण से ऑफ एंड ऑन इरिटेशन, शैफिंग और डिस्कम्फर्ट भी फील होता है, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी कॉम्प्रोमाइज करती है। पेशेंट बहुत लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं, थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हैं, स्पेशली जब वो टाइट क्लोथ पहनना चाहते हैं, कुछ ऐसी एथलेटिक एक्टिविटीज में जाना चाहते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको टाइट क्लोथ पहनने हैं, स्पोर्ट्स ब्रा पहनना है, टाइट टी शर्ट्स पहननी है, जैसे कि साइकिलिंग हो गई। तब उनको वो एज ए मास की तरह फील होता है और वो एक उनके लिए एक सोशली एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। इसी के लिए पेशेंट इस सर्जरी के बारे में जानना भी चाहते हैं और इस प्रॉब्लम के बारे में और समझना चाहते हैं। अगर हम एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी के कॉजेज के बारे में बात करें तो एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी कुछ पेशेंट्स के अंदर एक्सिलरी ब्रेस्ट जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ डेवलप होती है, कुछ में ड्यूरिंग द प्यूबर्टी होती है और कुछ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वेट फ्लक्चुएशन से डेवलप होती है। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आपके पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के टाइम में या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी या लैक्टेशन के टाइम में आप इसमें सेंसेशन भी फील करते हैं। कुछ पेशेंट के अंदर इसके अंदर पिट्स के कारण कभी कभी एक दो मिल्क की ड्रॉप भी आती हैं और कुछ पेशेंट के अंदर ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन इसका साइज भी इनलार्ज हो जाता है, प्लस साथ ही साथ ये आपको टेंडर या पेन भी ऑफ एंड ऑन इसके अंदर फील करता है। तो एक्सिलरी ब्रेस्ट एक नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू की तरह ही बिहेव करता है। और अगर हम बात की जाए कि एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू को सर्जरी के क्या आइडियल कैंडिडेट हैं, तो इसके अंदर वो सभी कैंडिडेट जिनको लगता है कि उनको एक्सेस या एक्स्ट्रा ब्रेस्ट टिश्यू है उनके आर्मपिट एक्सिलरी रीजन के अंदर और वो इससे परेशान है, प्रॉब्लमेटिक लगता है, उनको सोशली एम्बैरेस फील करता है, वो इस सर्जरी को करवा सकते हैं। और ओवरऑल जनरली अगर हम बात करें तो वो सारे पेशेंट जो गुड हेल्थ कंडीशन के अंदर हैं, नॉन स्मोकर हैं, जिनका एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सभी इस सर्जरी को करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाला हूँ कि हम एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी में करते क्या है। एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी बेसिकली दो तरह से सर्जरी की जाती है। अगर आपका एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू बहुत स्मॉल छोटी क्वांटिटी के अंदर है तो हम उसको लाइपोसक्शन के द्वारा भी निकाल सकते हैं, और अगर वो एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो बड़ी क्वांटिटी के अंदर है, बड़ा साइज है उसका, तो हम उसमें हमें प्रॉपर लाइपोसक्शन के साथ साथ एक्सीजन सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसका डिसीजन नॉर्मली कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन आपको एग्जामिन करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि इसको हम लाइपोसक्शन से कर सकते हैं या हमें इसको सर्जिकली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसमें मेन डिसाइडिंग फैक्टर ये रहता है कि अगर आपका जो एक्सिलरी ब्रेस्ट का एरिया बहुत छोटा है तो उसके अंदर स्किन का एक्सेस भी बहुत कम है, लेकिन अगर वही बड़ा एरिया है तो उसमें स्किन एक्सेस भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं अगर छोटे वाले एरिया के अंदर, तो आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन है वो सारी अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। लेकिन अगर यही एक्सिलरी ब्रेस्ट बड़े साइज का है और हम सिर्फ लाइपोसक्शन करके छोड़ देते हैं तो वहाँ पर सिरोमा बनने का चांस है, प्लस वो जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको हम कुछ टैकल नहीं कर रहे, वो एक्स्ट्रा स्किन हैंग कर सकती है। तो ये डिसीजन नॉर्मली हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर हमें लाइपोसक्शन करना है या फिर हमें एक्सीजन करना है या उसको एक्सरसाइज करना है। अगर हम लाइपोसक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ लाइपोसक्शन अगर प्लान कर रहे हैं तो हम उस सर्जरी को लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, बट अगर हम एक्सीजन प्लान कर रहे हैं तो हमें उस सर्जरी को जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ता है, शॉर्ट ड्यूरेशन जनरल एनेस्थीसिया में करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं तो जो हमारे इंसिजन का साइज होता है वो 3 या 4 मिलीमीटर के इंसिजन होते हैं जो हमें लगाने पड़ता है, और अगर हम एक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इंसिजन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एक्सीजन इस सर्जरी को करते हैं तो एज ए प्लास्टिक सर्जन, अगर ये सर्जरी कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन करते हैं तो वो इस इंसिजन को इस तरह से प्लान करते हैं कि जो आपका जो इंसिजन जो है तो आपकी एक्सिलरी जो फोल्ड की क्रीजेज होती हैं, जो स्किन क्रीज होती हैं, उसके अंदर फॉल करता है
और वो टोटली इनविजिबल स्कार होता है, वो किसी को विजिबल नहीं होता। तो आप कंफर्टेबली सर्जरी को करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, बट अपने जो डॉक्टर की चॉइस है वो किसी आप एक्सपीरियंस इन प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन से ही कराएं, ताकि जो भी आपका स्कार जो वो एक इस तरह से हिडन पोजीशन के अंदर दें ताकि वो विजिबल ना हो अंडर द क्लोथिंग ऑल्सो और विदाउट द क्लोथिंग ऑल्सो। फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ कि एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी की ड्यूरेशन क्या होती है, कितना समय लगता है इस सर्जरी को। नॉर्मली इस सर्जरी को करने में 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है हम लोग को, क्योंकि हम प्लास्टिक सर्जन कॉस्मेटिकली इसको बेटर करना चाहते हैं, तो हम इस सर्जरी को इस तरह से स्कारिंग की पोजीशन रखते हैं ताकि वो आपको टोटली इनविजिबल स्कार आए, बाद में आपको दिखाई ना दिए, हिडन पोजीशन के अंदर दिए। प्लस हम डिसेक्शन जो है पूरे ब्रेस्ट टिश्यू का आपके नॉर्मल आर्मपिट के एरिया के अंदर से करते हैं, ताकि सारा की सारा हम उस ब्रेस्ट टिश्यू को निकाल पाए, कोई भी रेसिडुअल एरिया ना बच पाए। नॉर्मली जो भी हम इस पेशेंट का रिकवरी टाइम बताते हैं कि आप नेक्स्ट डे ऑनवर्ड स्टार्ट करके 1 to 2 वीक्स के अंदर अपनी नॉर्मल धीरे धीरे करके उन एक्टिविटीज को बढ़ा सकते हैं। बस एक चीज आपको फॉलो करने के लिए बोलते हैं कि लगभग आपको 4 to 6 वीक्स तक आपको कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, स्पेशली आप ओवरहेड एब्डक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको कोई भी सामान को उठा के आपके सिर के ऊपर से नहीं रखना। उसका जो ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट जो है वो लगभग 4 to 6 वीक्स होता है। ये बेसिक प्रिकॉशन जो है वो हम फॉलो करने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रिकॉशन नहीं है जो इस सर्जरी के अंदर हम करते हैं। मैं बताने वाला हूँ कि एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी के अंदर पेशेंट्स के क्या बेनिफिट है इस सर्जरी से। इसमें 2 तरह के पेशेंट्स को बेनिफिट होते हैं, एक तो फिजिकल बेनिफिट है और दूसरा साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। फिजिकल बेनिफिट में पेशेंट का, क्योंकि उस एरिया में से मांस हम निकाल देते हैं तो फिजिकली बहुत कंफर्टेबल फील करता है, वो डिस्कम्फर्ट चला जाता है। उस मांस के कारण जो होने वाले इरिटेशन, इचिंग या शैफिंग जो होती है वो सब चीजें खत्म हो जाती है। और साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत, उनको सेल्फ एस्टीम बहुत बेटर फील होती है, बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। उनको लगता है कि वो किसी भी तरह की क्लोथिंग का चॉइस कर सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जा सकते हैं बिना किसी एम्बैरेस फील किए हुए, बिना किसी अंडर कॉन्फिडेंट फील किए हुए। तो ये 2 फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं जो आपको इमीडिएटली एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी कराने के बाद आपको मिलता है। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी में क्या कोई रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। बहुत सारे पेशेंट ये जानना चाहते हैं कि हमें सर्जरी कराना चाहते हैं तो इसके अपने कोई रिस्क है कि नहीं। किसी भी सर्जरी के अपने कुछ इनहेरेंट रिस्क रहते हैं, जैसे कि उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, उसके अंदर वुंड इन्फेक्शन हो सकता है। ये जितने भी चीजें जो है ये सभी सर्जरी के लिए ऑलमोस्ट कॉमन होती है। इसमें पेन हो सकता है कुछ समय के लिए, तो ये ऑलमोस्ट सब सर्जरी के अंदर ये नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस या जो प्रॉब्लम्स हैं हम पेशेंट्स को बताते हैं। बट इसमें इन कॉम्प्लिकेशंस या इन प्रॉब्लम को हम कम से कम कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज आप लोगों को करनी है कि आपको कोई भी अपनी सर्जरी चूज करने के लिए जो भी डॉक्टर की चॉइस है वो एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन होना चाहिए, जो कि इस तरह की सर्जरी नॉर्मली करते रहते हैं, वो इस तरह की सर्जरी को परफॉर्म करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर आप किसी प्लास्टिक सर्जन से ये सर्जरी करवाते हैं जो कि एक्सपीरियंस है इस तरह की सर्जरी करने में, तो ये रिस्क हम ऑलमोस्ट 0 कर देते हैं और आप इजिली इस सर्जरी के सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि एक्सिलरी ब्रेस्ट सर्जरी होती क्या है, इस सर्जरी को कैसे करते हैं, क्या इसके आइडियल कैंडिडेट्स हैं, इसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या इसके पोटेंशियल रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे कॉस्मेटिक सर्जरी और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और आप, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे दिए गए सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, हम उस कमेंट का आंसर करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।